बीआई। तो जैसा कि अपना मेटल नॉन मेटल चल ही रहा है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो मेरे पास मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं वो बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं। मतलब हमने नॉर्मली क्या देखा था, शेल के रिलेटेड हमने चीजें पढ़ी थी। मतलब क्या है कि शेल क्या होता है, ठीक है, के शेल, एल, एम एंड एन, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। किस शेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर स्टेबल होते हैं, ये चीज भी हमने पढ़ी थी इसी में, ठीक है। तो आज हम इसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट देखेंगे। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल है, वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है विद हेल्प ऑफ शेल, तो वो कैसे, किस टाइप से बॉन्ड फॉर्म करेगा, पहले वो किस में कन्वर्ट होएगा, यानी कौन से कंपाउंड में पहले कन्वर्ट होएगा, फिर वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसके दो मेथड हैं मेरे पास। पहले मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूँ कि मान लो मेरे पास सोडियम है, Na और Cl है, ठीक है। सोडियम और Cl दोनों का की हमने रिएक्शन करानी है, ठीक है। और हमें पता है कि सोडियम के पे जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे होता है, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2, 8, 1। मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलर फॉर दैट Cl के केस में 2, 8, 7। तो मेरे पास Cl के केस में जो है के शेल के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंड एम शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो अब इसमें क्या होता है कि सोडियम अपने, अब सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम रिप्रेजेंट यहाँ पे ऐसे करेंगे। Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो उन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कई बुक में ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया होता है, कई बुक में इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके केस में क्या होता है कि सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन इस Cl के जो एक शेल है 1 इलेक्ट्रॉन से चाहिए इसमें डाल देता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, NaCl में। ये मेरे पास कंपाउंड फॉर्म होता है। एक्चुअल में ये कंपाउंड कैसे बनता है वो हम देखते हैं। तो मेरे पास पहले Na है, ठीक है। तो Na क्या करेगा, Na के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 2, 8 है। अब Na एक मेटल है, मेटल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके दौरान वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेट कर सकता है। तो मेटल जहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, Na280। और ये स्टेबल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन के दौरान इस पे आया मेरे पास प्लस चार्ज, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ठीक है। अब मेरे पास जो Cl पड़ा है, Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 7, ठीक है। प्लस में ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएगा, ऐड होएगा, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसका मेटल का इसके पास आया तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे उसमें चला जाएगा और उस शेल को स्टेबलाइज कर देगा। तो मेरे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और Cl नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट किस चीज को करता है कि जब मेरे पास कोई भी मेरा मेटल, सॉरी कोई भी मेरा एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब उस पर जो चार्ज आता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। अब देखो, अब ये बन गया Na प्लस, ये बन गया Cl माइनस। तो आगे मेरे पास क्या होएगा कि Na प्लस प्लस में Cl माइनस बॉन्ड बनाते हैं फर्दर। अब इनमें जो ये बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी कि Na प्लस में और Cl में, इनमें ये जो बॉन्ड बनता है वो बनता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बेसिकली क्या है कि जब भी मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम उसे कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इनके बीच का बॉन्ड फॉर्म होता है और वो हमें कुछ ऐसे दिखते हैं, NaCl, ठीक है। और ये मेरे पास NaCl के रूप में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है Na और Cl का, ठीक है, मतलब Na बॉन्ड Cl, ये जो बना है इसमें जो ये वाला बॉन्ड होता है Na और Cl का जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय Na एंड Cl इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली जो ये बॉन्ड बनाते हैं वो मेरे पास कौन सा बॉन्ड रहेगा, एक आयनिक बॉन्ड रहता है।
ठीक है, क्लियर है। तो ये आयनिक बॉन्ड मेरे पास फॉर्म करेंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड मतलब क्या है कि एक ऐसा बॉन्ड या एक ऐसा एलिमेंट जो कैटायन और एनायन में ब्रेक हो सके उसको हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, और ये आयनिक बॉन्ड है या फिर ऐसे एलिमेंट, ये तो आयनिक बॉन्ड बन गया, दी कंपाउंड which have which form, the compound which form ionic bond, the compound which form ionic bond is called ionic compound। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या है, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर या जो कंपाउंड मेरे पास आयनिक बॉन्ड की मदद से बने हो जाए, जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा हो। ठीक है, वो मेरे पास आयनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं आयनिक कंपाउंड का। एक तो NaCl हो गया। अब इसमें Na क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तुम NaCl को अगर ब्रेक करोगे ना, NaCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होएगा। ठीक है, या तुम ये भी कह सकते हो कि आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको हम ब्रेक करेंगे तो मेरे पास Na प्लस आयन कैटायन के रूप में बनेगा। ठीक है, और Cl नेगेटिव एज ए अनायन बनेगा। तो ये कैटायन हो गया और ये अनायन हो गया। जिसमें अनायन और कैटायन प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास मान लो Mg है। ठीक है, Mg की जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, यहाँ जो शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2। इसका एटॉमिक नंबर बेसिकली Mg का एटॉमिक नंबर अगर मैं लिखूं वो होता है 12। 12 ही होता है, लिथियम बेरियम Mg, हाँ 12 ही होता है। K L M एंड N, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में 2। तो Mg जो है मेरे पास उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 8 2। ठीक है, अब Mg इज ए मेटल। ठीक है, Mg मेटल है और मेटल की ये खासियत है कि वो जान तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब डोनेट ही करेगा। ठीक है, अब ये शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर इसमें हम ऐड करवा दें 6 इलेक्ट्रॉन तब 8 होंगे, या फिर हम इसको इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें तब मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, ये वाले डोनेशन होगी इनकी। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg। अब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो मतलब 2 प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब Mg ने मेरे अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इसलिए उस पे ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, 2 प्लस आ गया। नेक्स्ट मेरे पास Cl है, 2 8 1। ठीक है, अब इसमें देखो एक Cl है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, Mg का एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास जैसे ही आया, इसके पास 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड हो गया, तो ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 होगी। एक दूसरा Cl और हम लेंगे। ठीक है, और ये जो बचा हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे Cl में आएगा। ठीक है, और सेम उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी तो यही होनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इसके आउटरमोस्ट शेल में ऐड होकर इसको स्टेबलाइज करेगा, तो ये Cl माइनस ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे पास क्या बन गया, एक तो Mg 2 प्लस बना, फिर Cl माइनस, 2 Cl माइनस बन गई। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन इसकी क्या होगी कि Mg 2 प्लस प्लस में Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये Cl नेगेटिव एक इसके साथ, दूसरा इसके साथ। ठीक है, मतलब 2 प्लस है, इसका मतलब क्या है, वैलेंसी 2 होगी Mg की, तो 2 होने के कारण दोनों Cl Mg से अटैच हो जाएंगे और ये Mg Cl Cl2 इस तरह से ये कंपाउंड बनाएगा और इसको हम लिखेंगे MgCl2। ठीक है, ये भी एक मेरे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है, मतलब इसको भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये कैटायन और ये अनायन, कैटायन और एनायन में ब्रेक होएगा। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड की कुछ खासियत होती है मेरे पास,
क्या क्या खासियत है या फिर कह लो कि प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक कंपाउंड की कुछ। क्या है वो प्रॉपर्टीज, वो देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है लिखो, फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड। फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड are somewhat hard because of the strong force of attraction, because of the strong force of attraction between the positive and negative charge, between the positive and negative charge। ठीक है, अब ये जो मान लो मेरे पास NaCl बना था, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस, इसके बीच जो मैंने तुम्हें कहा था कि अट्रैक्शन होगी, यानी कि ये रही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स में हमें कंसीडर करते हैं उसे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण मेरे पास जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या होंगे, सॉलिड और हार्ड होंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेरे पास सॉलिड होते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड भी होते हैं कई। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट है कि जो मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई बिकॉज ऑफ, आर हाई बिकॉज ऑफ हाई इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरन्यूक्लियस फोर्स इनके बीच होने के कारण, ठीक है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरन्यूक्लियर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्ट्रॉन्ग इंटरन्यूक्लियर फोर्स होने के कारण मेरे पास इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होएगा। ठीक है, और तीसरी चीज की आयनिक कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोविलेंट, इलेक्ट्रोविलेंट कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोविलेंट कंपाउंड भी कह देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोविलेंट कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोविलेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोविलेंट कंपाउंड आर, solubility of electrovalent compound are generally soluble in water and generally soluble in water। बेसिकली आयनिक कंपाउंड जो होंगे वाटर में soluble होंगे, soluble in water, soluble in water, soluble in water and insoluble, soluble in and insoluble in solvent such as kerosene and petrol, and insoluble in, insoluble in solvent such as kerosene और पेट्रोल। ठीक है, यानी कि जो पेट्रोल और कैरोसिन मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे उनमें ये मेरे पास इनसॉल्युबल रहेंगे और जो पोलर सॉल्वेंट होंगे उनमें मेरे पास ये सॉल्युबल रहेंगे। ठीक है, क्लियर है, मतलब वाटर जैसे सॉल्वेंट जो होंगे उनमें आयनिक कंपाउंड घुल जाएंगे और जो मेरे पास पेट्रोल और कैरोसिन जैसे सॉल्वेंट होंगे उनमें मेरे आयनिक कंपाउंड नहीं घुलेंगे या मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है।
अब इसमें मिक्स ना होने का कारण क्या है, इसका मिक्स ना होने का कारण भी मैं बता देता हूं। देखो, अगर अब हमने देखा होगा कि कोई भी जब सॉल्यूशन बनता है, एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, कोई भी जब भी कोई भी सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें दो चीजें होंगी, एक होएगा सोल्यूट, दूसरा होएगा सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट मेजर जो पार्ट होएगा वो होएगा यानी कि ऐसी चीज जो मेरे पास अपने अंदर किसी दूसरी चीज को घोल रही है, जैसे वाटर हो गया, वाटर में तुम नमक डाल दो तो वाटर इज ए सॉल्वेंट, और जो तुम्हारा नमक होएगा वो होएगा सोल्यूट। ठीक है, यानी कि जो घुल रहा है, जो मिक्स हम कर रहे हैं वो तो मेरे पास सोल्यूट, जिसमें मिक्स हो रहा है वो मेरे पास सॉल्वेंट। ठीक है, अब मेरे पास मिक्सिंग कैसे होती है कि जो भी मेरे पास पोलर पोलर सोल्यूट जो हैं वो मेरे पास पोलर सॉल्वेंट में ही मिक्स होते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, मतलब इन दोनों की मिक्सिंग करके मेरे पास सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये मेरे पास बन जाएगा, मतलब पोलर और पोलर को अगर हम मिक्स कर देंगे तो मेरे पास सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। नॉन पोलर सोल्यूट प्लस में नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर इसको हम मिक्स करेंगे तो ये भी मेरे पास क्या है, सोल्यूशन में ये दे देगा, सोल्यूशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं क्या करता हूँ, पोलर सोल्यूट या पोलर सॉल्वेंट लेता हूँ, पोलर सोल्यूट लेता हूँ अगर मैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट लेता हूँ, पोलर सोल्यूट और नॉन पोलर अगर मैं सॉल्वेंट लेता हूँ तो ये मेरे पास सोल्यूशन में कन्वर्टर नहीं होएंगे। ठीक है, मतलब ये नीचे वाली जो रिएक्शन है वो नहीं होएगी। ठीक है, अब पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं वो भी एक मेजर फैक्ट आ जाता है कई बार, कि पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो देखो, मेरे पास क्या है, पोलर क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें या तो आयंस प्रेजेंट हो या हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, H प्लस हो, यानी कि मेरे पास पोलर सॉल्वेंट के लिए क्या चाहिए मुझे, हाइड्रोजन प्लस या फिर आयंस चाहिए। ठीक है, और नॉन पोलर के लिए वो इसका अपोजिट होएगा, नॉन पोलर जिसमें मेरे पास एब्सेंट होती है हाइड्रोजन और आयंस की। ठीक है, वो मेरे पास नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जो मेरे पास पोलर सॉल्वेंट है, अगर मेरे पास पोलर सोल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में हम घोल देते हैं तो मेरे पास सोल्यूशन बन जाएगा। वाटर मेरे पास क्या है, वाटर के पास क्या होता है, वाटर क्या होता है H2O, H2 के पास हाइड्रोजन है, राइट, तो ये पोलर है। अब मेरे पास NaCl है, NaCl के पास क्या है, आयंस है, कैटायन और एनायन, तो ये भी पोलर है। अगर मैं H2O प्लस में NaCl को मिक्स करता हूं तो ये सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर मैं इसी H2 की जगह पेट्रोल ले लेता हूं, पेट्रोल प्लस NaCl, तो ये सोल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होएंगे। ठीक है, रीजन क्या है कि पेट्रोल एक मेरे पास नॉन पोलर है और NaCl मेरे पास एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, पोलर है मेरे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जब मेरे पास पोलर और नॉन पोलर को मिक्स हम करेंगे तो मेरे पास वो सोल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसके कारण जो मेरे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर जैसे सॉल्वेंट में, यानी कि पोलर सॉल्वेंट जितने भी हैं उनमें तो सॉलेबल होते हैं, बट जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इनमें ये अनसॉलेबल रहते हैं, मतलब इनमें सॉलेबल ये नहीं होते। ठीक है, क्लियर है। हाँ, लास्ट जो प्रॉपर्टी है मेरे पास इसकी वो क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड है जितने भी मेरे, वो जब सॉल्यूशन फॉर्म में रहते हैं, यानी कि जब तुमने उसको वाटर में घोल लिया, द आयनिक कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म, द आयनिक कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे भी मेरे आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहेंगे तो वो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, मतलब उस
जो सोल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का जो सोल्यूशन है उसमें से जो करंट है हमारा वो इजीली पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे पास आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी और इसके साथ जो मेरा मेटल का जो टॉपिक मेन टॉपिक जो था जो अपना पिछले लेक्चर में चल रहा था वही ये इसमें भी हमने कंटिन्यू किया था, वो था व्हाट हैपन हाउ डू मेटल रिएक्ट, मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, मतलब जो भी मेरे पास है आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स मेरे क्या हैं, हाँ आयनिक कंपाउंड्स की क्या खासियत होती है कि आयनिक कंपाउंड को में जो मेरे पास स्पेशली क्या फॉर्म मिलता है, मुझे आयंस जो है वो मिलते हैं आयनिक कंपाउंड्स में, और इसमें जो बॉन्ड होता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो बॉन्ड बना होता है, सिंपल। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है वो है अकरेंस ऑफ मेटल। नेक्स्ट टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ डेफिनेशनें हैं जो मैं लिखूंगा पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप साथ के साथ नोट कर लेना। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल है, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल में क्या है वो देखते हैं, दी पॉइंट्स बना के लिखवा रहा हूं मैं। दी अर्थ क्रस्ट is the major source of metal. The element or compound which occurs naturally in the earth, in the earth crust, are known as minerals, are known as minerals at some place. Mineral contain a high very high percentage, very high percentage of a particular metal, and the metal and the metal can be and the metal can probably extracted from it. These minerals are called ores, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल है, यानी कि जो मेटल्स हैं वो कहाँ कहाँ मेरे को मिलेंगे या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो होएगी अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब अकरेंस ऑफ मेटल जो है वो मेरे पास उसमें कुछ सम हाउ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे मिनरल्स क्या होते हैं और सॉल्ट मिनरल्स में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि और सॉल्ट मिनरल्स में क्या डिफरेंस है। पहले तो ये है कि मेजर ऑफ जो मेटल है वो मुझे अर्थ क्रस्ट यानी कि धरती जो है उसके नीचे यानी कि जमीन के नीचे मुझे मिलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कहते हैं, दी एलिमेंट और कंपाउंड
which occur naturally in earth crust are known as minerals। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, जितने भी मेरे पास एलिमेंट या मेरे पास जो कंपाउंड है मुझे धरती से डायरेक्टली मिल रहे हैं वो मेरे पास क्या होंगे, मिनरल्स होंगे। जैसे सोडियम मिल रहा है, मेटल्स मिलते हैं, जैसे आयरन मिल गया, ठीक है, कोयला मिल गया कोयले की खान से, वो सारे मिनरल्स होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, एट सम प्लेस यानी कि कुछ जगहों पे मेरे पास क्या होता है, मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। उस जगह पे क्या होता है ना कि मेरे पास जो मिनरल्स हैं, यानी कि कोई भी मिनरल या कोई भी पर्टिकुलर मेटल है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। जैसे कोयले की खान, ठीक है, कोयले की खान में हमें कार्बन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, एक्सेसिव अमाउंट में कार्बन मिलता है। ठीक है, तो उस जगह या वैसी जो जगह पे, वो जो जगह है वहां पे जो मेटल मुझे मिल रहा है उस मेटल को मैं कहूंगा ओर्स। ठीक है, एंड द मेटल कैन बी प्रोबेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और वहां से वो मेटल निकाला जाता है, तब हम उस मेटल को या उस मिनरल को हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। और मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप का मुझे मेटल या नॉन मेटल कोई भी मटेरियल या कोई भी एलिमेंट बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज या बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में मिल रहा है किसी पर्टिकुलर जगह से, तब मैं उस मिनरल्स को ओर कहूंगा। ठीक है, अदरवाइज जितने भी मिनरल्स, जितने भी मुझे मेटल नॉन मेटल या एलिमेंट और कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे वो मेरे मिनरल्स रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हमने ये बात की एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है कि मेरे पास जो मेटल और नॉन मेटल मुझे रॉ मटेरियल मिल रहा है उसको निकालना, उसको प्योरीफाई करना, उसका यूज करना अलग अलग एरियाज में। एक्सट्रैक्शन जो होती है वो कैसे करते हैं वो देखो। अब जो मुझे ऑर्स मिल रहे हैं, ठीक है, मान लो ऑर्स मुझे मिले एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, ऑर्स मुझे तीन टाइप ऑफ, हमने मैटर की रिएक्टिविटी ऑलरेडी पढ़ी है, तो मैटर को हमने तीन टाइप से डिवाइड किया है। ठीक है, वी हैव डिवाइडेड मेटल ऑन थ्री टाइप, थ्री वेज, एक हाई रिएक्टिव, एक मीडियम रिएक्टिव और एक लो रिएक्टिव मेटल। पहले मेरे पास जो हाई रिएक्टिव मेटल है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, जो हाई रिएक्टिविटी के मेटल हैं जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, इन मेटल को जो रॉ मटेरियल उसमें मिला है उसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, मतलब उसके जो रॉ मटेरियल है उसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसका मेल्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेल्टन आउट। वैसे तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे बट मैं ओवरऑल दे देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है कि जो भी तुम्हें मेटल मिला है तुम पहले उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसको मेल्ट करके, फिर क्या है उस मेल्टेड फॉर्म को, फॉर्म के अंदर से तुम दो इलेक्ट्रोड लगा के करंट पास आउट करोगे। ठीक है, जैसे तुम्हारा करंट पास आउट होएगा तो जो मेटल है वो तुम्हारा एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा जो मेटल प्योर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद तुम्हें प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिल जाएगी। डिटेल में हम देखेंगे जब हम अगला लेक्चर में इसको डिटेल में करेंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब जो मेटल है मेरे पास जिनकी रिएक्टिविटी है वो मीडियम होती है, उसको कैसे, अब जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होंगे वो दो तरीके से तुम्हें मिल सकते हैं। पहला तो है कि मुझे वो कार्बोनेट की फॉर्म में मिले, मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकते हैं मतलब, और दूसरा जो है मेटल सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकते हैं, मेटल सल्फेट, सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, सल्फाइड। ठीक है, कार्बोनेट के केस में तुम्हारे पास जो ग्रुप है CO3 वो लगा होएगा, और इसमें तुम्हारे पास सल्फर के साथ बॉन्ड बना होएगा तुम्हारे मेटल का। ठीक है, अगर कार्बोनेट मिल रहा है तो हम इसका करेंगे कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कार्बोनेट ग्रुप में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, वाटर निकाल के एक ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मेटल ऑक्साइड इस प्रोसेस में मुझे मिलता है, यहाँ से मुझे मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, मेटल जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिल जाएगा इस प्रोसेस से, और इसका हम क्या क्या करेंगे, रस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग। ठीक है, तो इसमें भी रोस्टिंग के दौरान जो मुझे मेटल मिलेगा वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में रेडी हो जाएगा रोस्टिंग के बाद। ठीक है, मतलब मेरे पास जो है
यहाँ पे ऐसे नॉलेज में। अब इन प्रोसेस के बाद जो मुझे ये मेटल इसके साथ था वो मेटल किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। मेटल ऑक्साइड मुझे यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब इस मेटल ऑक्साइड का मैं क्या करूंगा, रिडक्शन करूंगा, ठीक है। इस मेटल ऑक्साइड की मैंने क्या करवा दी, रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन करके मुझे प्योर मेटल मिल गया, प्योर मेटल मुझे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने अगर मेरे पास कार्बोनेट की फॉर्म में कोई मेटल है तो उसका कैल्सिनेशन करवा के उसे ऑक्साइड बनाऊंगा, ऑक्साइड की रिडक्शन करा के उसे प्योर मेटल में मैं कन्वर्ट करूंगा। डिटेल में ये रिएक्शन हम देखेंगे फर्दर, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई भी मेटल है जिसके साथ सल्फर अटैच है, ठीक है, किसी भी मेटल के साथ अगर सल्फर अटैच है तो उसको उसका मैं रोस्टिंग प्रोसेस कराऊंगा, रोस्टिंग करा के उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगा और ऑक्साइड की रिडक्शन करवा के मैं उसे प्योर फॉर्म में मेटल के ले आऊंगा, ठीक है। क्लियर है। अब लास्ट जो बचते हैं वो मेटल बचते हैं लो रिएक्टिविटी वाले मेटल, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। लो रिएक्टिविटी के जो मेटल है, जैसे मेरे पास गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर हो गया, ठीक है, ऐसे मेटल्स, ठीक है, ये स्पेशली हमें मिलते हैं सल्फाइड की फॉर्म में। और सल्फाइड की हम फिर करवाते हैं रस्टिंग, रस्टिंग करा के इनको हम कन्वर्ट करते हैं मेटल यानी कि मेटल ऑक्साइड में या फिर मेटल्स में। रस्टिंग के बाद ऑक्सीडेशन होएगी, ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन होएगी, रिडक्शन में बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगा और इसको फिर रिफाइनरी में और थोड़ा प्योर किया जाता है, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग की जाती है इस मेटल की, ताकि इसको रस्टिंग वगैरह से बचाया जा सके, क्रोजन से बचाया जा सके, ठीक है। अब इसमें हमने कितने प्रोसेस पढ़े हैं मेरे पास एक्सट्रैक्शन के। पहला तो हो गया जैसे ये रस्टिंग होती है ये, ठीक है, ये हमने डिटेल में देखना है नेक्स्ट लेक्चर में। और ये फिर आ गया मेरे पास कैल्सिनेशन और देन वी हैव इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं जो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इनमें हम किस किस टाइप से मेटल को प्योर करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं मेटल को प्योरीफाई करने के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इसमें से कोई डाउट हुआ, कुछ समझ ना आया तो यू शुड ड्रॉप योर कमेंट एंड आई कैन बी रिप्लाई, ठीक है। और या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर हम कल करेंगे।